Assalamualaikum. Today I am going to take your gynecology class and my topic is prolapse. क्लास लेने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देती हूँ कि अक्सर ये लोगों की जहनियत बनी होती है कि गायनी में से कुछ नहीं आता तो वो हम नहीं पढ़ेंगे और सब्जेक्ट दूसरे जैसे मौलिजात है, अदफिया, कुल्लियात एट्सेट्रा एट्सेट्रा उसमें हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे और गायनी में से इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो बेटा ऐसा नहीं है, गायनी से भी क्वेश्चंस आते हैं और आप पिछले 10 साल के पेपर उठाकर देखिए, उसमें अगर आप देखेंगे तो हर पेपर में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस गायनी के भी होते हैं। तो मैटर रखते हैं ये क्वेश्चंस भी, उसमें आपकी रैंक आगे इन क्वेश्चन से आगे भी हो सकती है और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बहुत पीछे भी हो सकती है। तो आप लोग गायनी में भी उतना ही ध्यान दीजिए जितने आप और सब्जेक्ट में दे रहे हैं। सो माय टॉपिक इज़ प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, नॉट यूट्रस, माय टॉपिक इज़ प्रोलैप्स। तो प्रोलैप्स होता क्या है, पहले आप इसकी यूनानी टर्मिनोलॉजीज देख लीजिए। प्रोलैप्स को और क्या क्या कहते हैं, इनकलाबुर रहम, खरजुर रहम, ज़िल्कुर रहम और बिररुर रहम। दूसरी डेफिनेशन है, प्रोलैप्स इज डिफाइंड एज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑर्गन फ्रॉम इट्स नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन। ऑर्गन्स अपनी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन से हट जाएं, तो उस हटके नीचे की तरफ आ जाए तो उसे हम प्रोलैप्स कहेंगे, डिस्प्लेस हो जाए। अब कोई भी चीज़ है अपनी नॉर्मल पोजीशन से हट रही है तो जाहिर सी बात है कि जो उसके स्ट्रक्चर्स हैं जो उसे उस ऑर्गन को सपोर्ट कर रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है या वो वीक हो गए हैं। तो अगर आपको वो स्ट्रक्चर्स ही नहीं पता है तो आप लोग नहीं बता पाएंगे, आप लोग सही से प्रोलैप्स भी नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए सपोर्ट्स ऑफ द यूट्रस। बेटा इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में कि यूट्रस में यूट्राइन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले एक ट्रू सपोर्ट है एंड देन फॉल्स सपोर्ट। ट्रू सपोर्ट में है मैकेनिकल सपोर्ट, मस्कुलर सपोर्ट, लिगामेंटल सपोर्ट एंड फेशियल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट मीन्स कि यूट्रस की अपनी पोजीशन जो उसको उसकी नॉर्मल पोजीशन पे बरकरार रखती है, वो दो पोजीशन है यूट्रस की, नॉर्मल, एंटीफ्लेक्शन एंड एंटीवर्जन। देन द मस्कुलर सपोर्ट, मस्कुलर सपोर्ट में लेवेटर एनाई मसल एंड देन पेरिनाई मसल्स। लिगामेंटल सपोर्ट्स, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, मैकेनरॉड्स लिगामेंट। फेशियल सपोर्ट, एंडोपेल्विक फेशिया एंड पेल्विक फ्लोर, ये इसके फेशियल सपोर्ट हैं। मैकेनरॉड्स लिगामेंट का दूसरा नाम है ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट्स और कार्डिनल लिगामेंट। एंटीफ्लेक्शन पोजीशन, एंटीफ्लेक्शन क्या होता है, यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन है। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें इस तरह से हम देखेंगे, इसकी जो डेफिनेशन है, एंगल बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस एंड सर्विक्स इज 120 to 135 डिग्री। जो एंगल है जो लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस का और सर्विक्स का, वो दोनों मिलकर जो एंगल बनाते हैं वो 120 से 135 नॉर्मल होता है। और एंटीवर्जन में क्या होता है, एंगल बिटवीन द सर्विक्स एंड वजाइना इज 90 डिग्री। एंटीवर्जन में हम देखते हैं कि जो सर्विक्स और वजाइना के बीच का एंगल नॉर्मल है वो 90 होना चाहिए। तो अगर ऐसा मौजूद है तो दैट मीन्स कि यूट्रस की जो पोजीशन है वो एंटीवर्टेड है। एंटीवर्टेड इज द नॉर्मल पोजीशन। एंटीफ्लेक्शन में बच्चों क्या होता है, यूट्रस बैंड्स ऑन इटसेल्फ, वो अपनी जो उसकी पोजीशन में और वो नीचे की तरफ झुक जाता है। आप ये दोनों पिक्चर्स देखिए, मैं आपको ये दिखाती हूँ, इधर देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जो ये ग्रीन लाइन है, दिस इज द लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस, ग्रीन लाइन देखिए, और जो ये रेड लाइन है, इट इज़ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स, एंड ये ब्लू लाइन जो है, दिस इज़ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ वेजाइना। अब जो ग्रीन लाइन और रेड लाइन के बीच का जो एंगल है ये होना चाहिए 120 से 135 डिग्री। तो वो अगर इतना है तो दैट इज़ एंटी फ्लेक्स्ड, यूट्रस जो है वो एंटी फ्लेक्स्ड है। और अगर ब्लू लाइन, दैट इज़ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ वेजाइना, एंड द ग्रीन लाइन, सो नॉट ग्रीन, दैट इज रेड लाइन, दैट इज द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द सर्विक्स, इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री है तो वो पोजीशन कहलाती है, ये देख लीजिए आप, इट इज एंटीवर्टेड पोजीशन। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को?
अगर जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी आपको कि एंटीवर्टेड पोजीशन में जो है एंटी फ्लेक्शन में एंगल बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स एंड यूट्रस इज 120 to 30। देखिए एंटी फ्लेक्शन में यूट्रस का जो लॉन्ग एक्सिस है वो ग्रीन लाइन और सर्विक्स का जो लॉन्ग एक्सिस है वो रेड लाइन, तो उन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 120 से 135 डिग्री होना चाहिए। दूसरा है आपका, दूसरी पोजीशन जो मैंने अभी आपको बताई है वो है एंटीवर्जन। तो एंटीवर्जन में क्या होना है, देखिए एंगल बिटवीन सर्विक्स एंड वजाइना इज 90 डिग्री। एंगल बिटवीन द सर्विक्स एंड वजाइना, तो लॉन्ग एक्सिस सर्विक्स की रेड लाइन, लॉन्ग एक्सिस वजाइना की ब्लू लाइन, इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री नॉर्मल होना चाहिए। तो वो पोजीशन कहलाती है एंटीवर्जन। नाउ आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये। Another is abnormal position of the uterus, that is the retroverted uterus. Uterus tipped backward so that it aims, इस यूट्रस जो है वो पीछे की तरफ घूम जाता है, तो इट एम्स टुवर्ड्स द रेक्टम इंस्टेड ऑफ फॉरवर्ड्स टुवर्ड्स द बैली। वो रेक्टम की तरफ पीछे की तरफ चला जाता है, जाने लगता है, जबकि यूट्रस की जो नॉर्मल पोजीशन है वो फॉरवर्ड होनी चाहिए और वो पीछे की तरफ हो जाती है बैकवर्ड। उसको कहते हैं हम रेट्रोवर्टेड यूट्रस। तो रेट्रोवर्जन इज द फर्स्ट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोलैप्स। तो अगर यूट्रस रेट्रोवर्टेड है तो ये फर्स्ट स्टेप है प्रोलैप्स के डेवलपमेंट की, ठीक है। तो अगर ये एंटीवर्जन और एंटी फ्लेक्शन नहीं है पोजीशन और यूट्रस इस पोजीशन के अलावा रेट्रोवर्टेड हो गया है, यानी कि बैकवर्ड वो टिल्ट हो गया है, तो वो अगर इस तरह से है पोजीशन तो ये उसके प्रोलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये देख लीजिए आप। तो आप देखिए ये जो पिक्चर है वो रेट्रोवर्टेड यूट्रस का है। नेक्स्ट इज इटियोलॉजी और कॉजेज ऑफ प्रोलैप्स। तो प्रोलैप्स के जो कॉजेज हैं वो एक्वायर्ड भी हैं और कॉन्जेनाइटल भी हो सकते हैं। एक्वायर्ड में है, पहले कॉन्जेनाइटल समझ लीजिए। कॉन्जेनाइटल में है, फर्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स। अब कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, कनेक्टिव टिश्यूज़ का डिसऑर्डर पैदाइश की तौर से ही मौजूद है, तो यूट्रस जो है वो जो बेबी पैदा होगी उसका कॉन्जेनाइटली ही प्रोलैप्स होगा यूट्रस, बच्ची जो पैदा होगी, ठीक है, फीमेल बेबी में होगा ये। और दूसरा न्यूरोलॉजिकल एनामलीज, न्यूरोलॉजिकल कोई एनामली है, कोई ख़राबी है तो उसमें भी हो सकता है। नेक्स्ट इज़ एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में है, अब जैसे कि अभी तक तो जो बच्ची जो थी वो ठीक ठाक थी, उसको कोई प्रोलैप्स नहीं था, नॉर्मल था, बाद में किसी वजह से हो जाए, जैसे फर्स्ट इज ट्रॉमेटिक चाइल्ड बर्थ। ट्रॉमेटिक चाइल्ड बर्थ मीन्स के चाइल्ड बर्थ या तो कोई जैसे पहले ज़माने में दाइयाँ करवा देती थी, उन्हें मालूम ही नहीं होता था कि सर्विक्स क्या है, तो वो समझती नहीं थी, वो तो नहीं है बच्चे को खींच के बाहर निकालना है। जबकि जो नॉर्मल है, हम लोगों ने लेबर, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपको लेबर बताऊंगी, तो उसमें लेबर में यह है कि जब तक सर्विक्स फुली डायलेटेड ना हो, जब तक हम लेबर को जो है इंड्यूस भी नहीं कराते। तो फुल डायलेटेशन के बाद ही मेम्ब्रेन्स रप्चर होती हैं और फिर डिलीवरी होती है। तो अगर ट्रॉमेटिक चाइल्ड बर्थ है कि बिफोर फुल डायलेटेशन ही बच्चे को पकड़ के वो उससे पेशेंट से कहा गया कि वो जोर लगाओ और हमने फंडल प्रेशर दे दिया, जिसकी वजह से जो उसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हैं यूट्रस के वो टियरिंग हो जाएगी वहाँ पर और प्रोलैप्स हो जाएगा उसे, ठीक है। या फिर हमने कोई इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करवाई, फोर्सेप्स डिलीवरी करवाई, तो जिसकी वजह से वो फोर्सेप्स की इंजरी हो गई, वहाँ पर लिगामेंट्स टियर हो गए। जो सपोर्टिंग जो मेन लिगामेंट है जो यूट्रस को सपोर्ट करता है वो कार्डिनल लिगामेंट है, जिसका नाम मैकेनरॉड्स लिगामेंट भी कहते हैं हम उसे। वो टियरिंग उसकी हो गई तो वो यूट्रस के जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ही टियर हो गए, तो वो यूट्रस को अपनी जगह से यूट्रस हट के नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज रिपीटेड प्रेगनेंसी। एक के बाद एक साल में एक बच्चा हुआ, अगले साल फिर दूसरा, फिर अगले साल फिर तीसरा, इस तरह से रिपीटेड प्रेगनेंसीज हो रही हैं, तो भी यूट्रस के जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो वीक हो सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेट लेबर। प्रेसिपिटेट लेबर की डेफिनेशन ये है कि लेबर जो है वो जो नॉर्मल जैसे फर्स्ट स्टेज है वो होती है प्राइमी में, वो अराउंड होती है ऐसे ही 18 घंटे की 18 घंटे की, और इसमें मल्टी में
उससे कम, थोड़ी कम होती है, 6 घंटे की, और प्राइमी में अराउंड 12 घंटे की होती है। 18 नहीं होते हैं, 12 घंटे होते हैं, 12 आवर्स होती है प्राइमी में फर्स्ट स्टेज, और सेकंड और उसमें मल्टी में होती है 6 आवर्स। तो क्या हुआ कि वो अब प्राइमी आई, अब आपने क्या देखा कि 12 घंटे क्या 20 घंटे गुजर गए, 24 घंटे गुजर गए, अभी तक पेशेंट लेबर में ही पड़ी हुई है। या मल्टी में 10 घंटे 12 घंटे हो गए, अभी तक पेशेंट लेबर में ही है, यानी कि सर्विक्स अभी तक उसका फुल डायलेट नहीं हो पाया है। ठीक है, तो जब अभी तक फुल डायलेट ही सर्विक्स नहीं हुआ उसका पेशेंट का, तो अब इतनी देर तक वो जाहिर सी बात है, जब एकदम लेबर में है, उसको दर्द हो रहा है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट बार बार कर रहा है, लेबर में है, दैट मीन्स कि यूट्राइन पेन स्टार्ट और कॉन्ट्रैक्शन से स्टार्ट हो गए, और वो इतनी देर तक कॉन्ट्रैक्शंस में है, तो इस कॉन्ट्रैक्शन के जोर की वजह से भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो टियर हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पोस्ट मेनोपॉजल एट्रोफी, क्रोनिक कफ कॉन्स्टिपेशन। क्रोनिक कफ है, किसी को पुराना खांसी है या बहुत ज़्यादा कब्ज उसको रहता है, जिसकी वजह से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है उसकी वजह से, तो वो भी जो है लिगामेंटल टियर या जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो वीक पड़ सकते हैं। माल नरिश्ड है, कोई लार्ज ओवेरियन ट्यूमर है, फाइब्रॉइड है, ये भी यूट्रस के ऊपर प्रेशर डालेगा, लिगामेंट्स पे प्रेशर डालेगा, तो इससे भी लिगामेंट्स और मसल्स जो उसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ वो उसमें टियरिंग हो जाएगी। टाइप्स ऑफ यूनाइटल प्रोलैप्स इज ऑफ 2 टाइप्स, vaginal prolapse and uterine prolapse. Vaginal prolapse में भी anterior vaginal wall prolapse and posterior vaginal wall prolapse. Anterior vaginal wall prolapse is further divided into 3 types: upper 2/3, lower 1/3 and cystourethrocoele. upper 2/3 में अगर इसमें है क्या, देखिए सिस्टोसील, अगर अपर 1/3 एंटीरियर वजाइनल वॉल प्रोलैप्स है तो उसको हम सिस्टोसील कहते हैं। तो व्हाट इज सिस्टोसील? इन सिस्टोसील द ब्लैडर बल्जेस थ्रू द एंटीरियर वजाइनल वॉल। इन यूरेथ्रोसील, यूरेथ्रोसील में क्या होता है, यूरेथ्रा bulges from its normal position and presses against the anterior wall of वजाइना। ठीक है, अपनी नॉर्मल पोजीशन से हटकर वो एंटीरियर वॉल ऑफ वजाइना को आके प्रेस करे, यूरेथ्रोसील। और कभी कभी ऐसा भी होता है सिस्टो यूरेथ्रोसील बोथ आर प्रेजेंट, ये एंटीरियर वजाइनल वॉल में होता है। अब नेक्स्ट इज पोस्टीरियर वजाइनल वॉल। पोस्टीरियर वजाइनल वॉल में अगर लोअर 1/3 प्रोलैप्स कर रही है तो उसे हम कहते हैं लेक्स पेरिनियम। व्हाट इज लेक्स पेरिनियम? लेक्स पेरिनियम इज वीकनेस और रिलैक्सेशन ऑफ द पेरिनियल मसल्स। पेरिनियल मसल जो भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, वो वीक हो जाए। मिडिल 1/3 है अगर तो रेक्टोसील। रेक्टोसील में क्या है, वही रेक्टम बल्जेस थ्रू द पोस्टीरियर वजाइनल वॉल। एंड अपर 1/3 अगर है, अपर 1/3 में तो एंटेरोसील। एंटेरोसील में क्या होता है, एंटेरोसील में स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो प्रोलैप्स करती है थ्रू द पोस्टीरियर वजाइनल वॉल। ठीक, ये इसका क्लासिफिकेशन है जो फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिया हुआ है, ये देख लीजिए आप। फर्स्ट इज सिस्टोसील। सिस्टोसील में आप ये देख सकते हैं, ये वाला देखिए, ये इसमें ये ब्लैडर बल्जेस आउट हो रहा है अलोंग द एंटीरियर वजाइनल वॉल। दूसरा देख लीजिए यूरेथ्रोसील। यूरेथ्रोसील में ये यूरेथ्रा जो है वो प्रेसेस अगेंस्ट एंटीरियर वजाइनल वॉल, देखिए आप, ये देखिए। नेक्स्ट है आप ये वाला देखिए रेक्टोसील। रेक्टम जो है वो बल्जेस हो रहा है अलोंग द पोस्टीरियर वजाइनल वॉल। अनदर वन इज एंटेरोसील। एंटेरोसील में देखिए ये इंटेस्टाइन्स जो है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स वो हर्निएट हो रही हैं अलोंग द पोस्टीरियर वजाइनल वॉल। सिस्टोसील इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वजाइनल प्रोलैप्स। वजाइनल प्रोलैप्स में जो सबसे कॉमन वो सिस्टोसील है। वजाइनो यूट्राइन प्रोलैप्स। वजाइना प्रोलैप्स फर्स्ट, पहले वजाइना प्रोलैप्स करेगी, देन ड्यू टू ट्रैक्शन, फिर उस खिंचाव की वजह से सर्विक्स और यूट्रस पुल्स डाउन होंगे। सुप्रावजाइनल इलोंगेशन इज प्रेजेंट। सुप्रावजाइनल इलोंगेशन इज प्रेजेंट और यूट्रो सर्वाइकल लेंथ इज इंक्रीज। खिंच के आ रहे हैं ना, तो यूट्रो सर्वाइकल लेंथ बढ़ जाएगी और सुप्रावजाइनल पार्ट जो है वजाइना का, सुप्रावजाइनल पार्ट वो
इलोंगेट हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। यूटेरोवेजाइनल प्रोलैप्स और यूट्राइन प्रोलैप्स। अब इसमें क्या है, उसमें तो वेजाइना प्रोलैप्स फर्स्ट, इसमें यूट्रस प्रोलैप्स फर्स्ट, देन ड्रैग्स वेजाइना लेटर। पहले यूट्रस आएगा, बाद में वेजाइना। अब इसमें क्या है, जब यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स है, देख समझ लीजिए, सुप्रावेजाइनल इलोंगेशन इज नॉट प्रेजेंट। उसमें सुप्रावेजाइनल इलोंगेशन था, इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें पहले यूट्रस आ रहा है। और यूट्रो सर्वाइकल लेंथ जो है वो भी नहीं बढ़ेगी क्योंकि यूट्रस पहले आ रहा है। ठीक है, सॉरी। इन कॉन्जेनाइटल प्रोलैप्स और congenital elongation of cervix, infravaginal elongation is same. POPQ. What is POPQ? Pelvic organ prolapse quantification is the new classification to grade the prolapse in which hymen is the reference point. अब ये एक नया क्लासिफिकेशन है, हो सकता है बेटा पेपर में पूछ सकते हैं कि अब न्यू क्लासिफिकेशन क्या है प्रोलैप्स का, तो आपको ये बताना पड़ेगा। वो है POPQ। P से है पेल्विक, O से ऑर्गन, फिर P से प्रोलैप्स एंड Q से क्वांटिफिकेशन। इसमें हम हाइमेन को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। तो POPQ असेसमेंट measures the 9 point in the vagina. The hymen is the reference point to which the other points are compared. Degree of prolapse. Degree of prolapse में फर्स्ट डिग्री, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डिग्री। फर्स्ट डिग्री में डिसेंट ऑफ सर्विक्स इनटू द वजाइना, सिर्फ सर्विक्स वजाइना तक आता है। सेकंड डिग्री में सर्विक्स वजाइना के एंट्रॉइटस तक आ जाता है, डिसेंट ऑफ सर्विक्स अप टू द एंट्रॉइटस। थर्ड डिग्री में डिसेंट ऑफ सर्विक्स आउटसाइड द एंट्रॉइटस, एंट्रॉइटस से खाली सर्विक्स बाहर आता है। फोर्थ डिग्री, जिसको हम प्रोसिडेंशिया भी कहते हैं, होल ऑफ द यूट्रस कम्स आउटसाइड, पूरा यूट्रस ही बाहर आ जाता है, आउटसाइड द एंट्रॉइटस, एंट्रॉइटस से बाहर आ जाता है। ये डिग्रीज थी। अब POP स्कोरिंग जो मैं अभी आपको पहले बता चुकी हूँ, इसको देखिए कैसे करते हैं। स्टेज 0 कोई प्रोलैप्स नहीं, स्टेज 1, अब इसमें हमने किसको रेफरेंस पॉइंट लिया है, हाइमेन को। तो स्टेज 1, मोस्ट डिस्टल पोर्शन ऑफ द प्रोलैप्स इज 1 सेंटीमीटर अबव द लेवल ऑफ हाइमेन। जो प्रोलैप्स का जो सबसे आखिरी पार्ट है, वो जैसे मतलब यूट्रस प्रोलैप्स हो रहा है तो उसका लास्ट जो हिस्सा है, या वजाइनल वॉल का जो, वजाइना अगर खाली एंटीरियर वॉल ऑफ द वजाइना है या पोस्टीरियर वॉल है वो प्रोलैप्स कर रही है, तो जो उसका डिस्टल पार्ट है वो हाइमेन से मोर देन 1 सेंटीमीटर ऊपर है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, मोस्ट डिस्टल पार्ट ऑफ प्रोलैप्स एक्सटेंड 1 सेंटीमीटर अबव टू 1 सेंटीमीटर बिलो द हाइमेन। ठीक है, एक जो मोस्ट डिस्टल पार्ट है 1 सेंटीमीटर अबव द हाइमेन और उसका थोड़ा सा हिस्सा 1 सेंटीमीटर बिलो द हाइमेन भी आ गया है। थर्ड स्टेज में मोस्ट डिस्टल पोर्शन ऑफ प्रोलैप्स पार्ट इज मोर देन 1 सेंटीमीटर बिलो द हाइमेन बट नॉट मोर देन 2 सेंटीमीटर। अब अबव द हाइमेन तो वो नहीं रहा, जो डिस्टल पोर्शन है मोर देन 1 सेंटीमीटर बाहर निकल आया हाइमेन के, लेकिन 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं निकलेगा। फोर्थ स्टेज में कंप्लीट इवर्जन ऑफ वजाइना, यानी कि पूरा ही वो वजाइना से बाहर आ गया। ये देखिए, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो मैंने प्रेजेंट किया है। फर्स्ट डिग्री में देखिए, फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट डिग्री में क्या था, डिसेंट ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स खाली वजाइना तक आई। सेकंड में देखिए सर्विक्स अप टू द एंट्रॉइटस हो गया, और थर्ड डिग्री में आउटसाइड द एंट्रॉइटस आ गई देखिए सर्विक्स, और फोर्थ डिग्री में जो है वो पूरा प्रोसिडेंशिया हो गया, पूरा यूट्रस ही बाहर आ गया एंट्रॉइटस से। अब कोई भी चीज़ है, कोई बाहर आ गया यूट्रस या प्रोलैप्स पार्ट, अब जब बाहर है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से हट के नीचे आ गया, तो किसी ना किसी सरफेस की रगड़ से हर वक्त रहेगा, टच रहेगा, तो उस कंजेशन या फ्रिक्शन की वजह से उस प्रोलैप्स पार्ट में अल्सर्स हो जाते हैं, तो वो अल्सर्स कहलाते हैं डेक्यूबाइटस अल्सर। सर्जिकल ट्रीटमेंट, प्रोलैप्स है तो हम इसमें सर्जिकली ही ट्रीट करेंगे। एक और है, हम पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, जिसको हम कीगल्स एक्सरसाइजेस भी कहते हैं, वो करवाते हैं।
लेकिन वो सिर्फ फर्स्ट डिग्री वेजाइनल प्रोलैप्स में ही होता है, यूट्राइन प्रोलैप्स में ही करवा सकते हैं फर्स्ट डिग्री तक। उसके बाद पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस की कोई अहमियत नहीं होती, वो उसको फिर हमें सर्जिकली ही ट्रीट करना पड़ता है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस का दूसरा नाम है कीगल्स एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो आपको पूछ सकते हैं कि कीगल एक्सरसाइजेस क्या प्रोलैप्स के केस में करवा सकते हैं, तो आप लोग आंसर दोगे कीगल्स एक्सरसाइजेस आर इफेक्टिव ओनली इन फर्स्ट डिग्री ऑफ प्रोलैप्स, और अदर देन अगर फर्स्ट डिग्री से हट के प्रोलैप्स नीचे आ गया तो एक्सरसाइजेस से कुछ नहीं होता। वो एक्सरसाइजेस क्या करती हैं कि जो वो हमारी पेरिनियल मसल्स हैं उन्हें स्ट्रेंथ करवाती है, उसको स्ट्रेंथ देती है, जिससे वो उनमें स्ट्रेंथनिंग आ जाएगी, तो वो जो स्ट्रक्चर्स जो वीक हो गए हैं उसकी पावर आ जाएगी वापस दोबारा से, और फिर वो अपनी जगह पे जा सकता है। लेकिन वो सिर्फ फर्स्ट डिग्री तक ही हो सकता है, अभी थोड़ा ही सा हटाए अपनी जगह से तो हम उसको कीगल्स एक्सरसाइजेस के थ्रू हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा वो डिग्रीज में आ गया, सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो फिर वो एक्सरसाइजेस का कोई अहम रोल नहीं है, फिर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट ही करते हैं। तो टाइप ऑफ सर्जरी इज डिसाइडेड बाय एज, पैरिटी, स्टेटस एंड टाइप ऑफ प्रोलैप्स। जो सर्जरी हम डिसाइड करते हैं कि अब फला पेशेंट को कौन सी सर्जरी करवानी है या क्या उसको ट्रीटमेंट देना है, तो उसकी एज पर डिपेंड करता है, कितने बच्चे हैं, पैरिटी क्या है उस पर डिपेंड करता है, उसका स्टेटस क्या है और टाइप क्या है प्रोलैप्स का, फर्स्ट डिग्री है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सी डिग्री है। तो अब हम पहले सर्जरी बताते हैं आपको, कंजर्वेटिव सर्जरी। कंजर्वेटिव सर्जरीज आर द यूट्रस प्रिजर्विंग सर्जरीज। इसमें यूट्रस नहीं निकाला जाता, प्रिजर्व करा जाता है। आप में को देखिए, मैं आपको सिर्फ एमडी के जो पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, तो मैं आपको हर सर्जरी की डिटेल नहीं बताएंगे कि ये फॉदरगिल्स ऑपरेशन होता क्या है, कैसे करते हैं। आपको बस नाम ही याद रखना है कि जो ट्रांसवेजाइनली जो हम यूट्राइन प्रोलैप्स के केस में इसमें यूट्रस को प्रिजर्व करें सर्जरीज जो करवाते हैं, तो ट्रांसवेजाइनल में कौन कौन से ऑपरेशन, बस आपको नाम याद होने चाहिए। तो नाम में एक तो है फॉदरगिल्स ऑपरेशन, जिसको हम मैनचेस्टर ऑपरेशन भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। दूसरा है ट्रांसवेजाइनल जो ऑपरेशन हम करवाते हैं, शिरोडकर्स यूट्रोसैक्रल लिगामेंट एडवांसमेंट सर्जरी। ये ट्रांसवेजाइनल विजाइना के थ्रू जो सर्जरीज करी जाती हैं। दूसरा है एब्डोमिनल, जिसको हम स्लिंग सर्जरी और सर्वाइकोपैक्सी भी कहेंगे। उसमें ये 4 नाम हैं, प्यूरेंडियर्स सर्वाइकोपैक्सी, शिरोडकर स्लिंग, स्टैटिक स्लिंग, खन्नास स्लिंग, विरकुट या कंपोजिट स्लिंग। नेक्स्ट इज रेडिकल सर्जरी। रेडिकल सर्जरी में क्या करवाएंगे, फॉर ओल्ड पेशेंट्स, फैमिली कंप्लीटेड, पोस्ट मेनोपॉजल हु आर नॉट फिट फॉर सर्जरी, तो विजाइनल हिस्टेक्टमी विद और विदाउट एंटीरियर और पोस्टीरियर कॉलपोरहैफी। विजाइना के थ्रू यूट्रस को बाहर निकाल देंगे, और विद और विदाउट एंटीरियर और पोस्टीरियर कॉलपोरहैफी। एंटीरियर कॉलपोरहैफी क्या है, रिपेयर ऑफ सिस्टोसील एंड सिस्टोयूरेथ्रोसील। पूछ सकते हैं एंटीरियर कॉलपोरहैफी किसके केस में करवाते हैं, तो आप बताओगे सिस्टोसील या सिस्टोयूरेथ्रोसील के केस में। पोस्टीरियर कॉलपोरहैफी कौन से केस में करवाते हैं, रेक्टोसील और लेक्स पेरिनियम के केस में। तो हम ये भी कर सकते हैं हिस्टेक्टमी के साथ एंटीरियर और पोस्टीरियर कॉलपोरहैफी, और नहीं भी कर सकते। एक और रिपेयर है लीफोर्ड्स रिपेयर, इसे आप ये देख लिए। इट इज़ अ प्रोसीजर टू ट्रीट द पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स बाय नैरोइंग एंड शॉर्टनिंग द वेजाइना। बाय नैरोइंग एंड शॉर्टनिंग द वेजाइना, इसको हम कंप्लीट कॉल्पोक्लीसिस भी कहते हैं। इट इज़ डन इन वेरी एल्डरली पोस्ट मेनोपॉजल, 70-80 साल की वुमेन है, 70-75 साल की वेरी एल्डरली पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन हु आर अनफिट फॉर मेजर सर्जरी, जिसको हम मेजर सर्जरी नहीं कर सकते, या उन्हें कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है, सच एज हार्ट फेलियर है, हाइपरटेंशन है, हिस्ट्री ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, तो हम उस केसेस में ये करवाते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया गया पेपर में कि लीफोर्ड्स रिपेयर हम कब करते हैं और कौन से केसेस में करते हैं, तो उसमें 4-5 ऑप्शन आएंगे, तो आप लिख दोगे वेरी एल्डरली पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, या अगर आपको ये बात पता है तो आप ऑप्शन देखकर आप समझ जाओगे कि लीफोर्ड्स रिपेयर हम कौन से केस में करवाएंगे। बिफोर द प्रोसीजर पैप स्मीयर एंड पेल्विक यूएसजी शुड बी डन टू रूल आउट द सर्वाइकल डिस्प्लेशिया एंड पेल्विक पैथोलॉजी। लेकिन हम इस प्रोसीजर को करने से पहले एक तो पैप स्मीयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको बता चुकी हूँ पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है, तो इसमें पैप स्मीयर ज़रूरी है, और अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और पेल्विक पैथोलॉजी हो।
ठीक है, तो इस प्रोसीजर को फिर करवाते हैं। इसका प्रोसीजर क्या होता है वो आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपको नाम, आपके लेवल तक बस नाम याद होना चाहिए कि पोस्ट ली-फोर्स रिपेयर कौन से केस में करवाएंगे और होता क्या है, कब करवाते हैं, बस इनफ फॉर दिस लेवल। तो इंशाल्लाह आप लोगों का, जिसमें लड़कियों में जिनका गायनी में सिलेक्शन हो जाएगा, फिर वो लोग आगे जाकर उसमें इसकी डिटेल पढ़ेंगी हर ऑपरेशन की, कि जो प्रोलैप्सी केस में जो ये ऑपरेशंस करवाए जा रहे हैं इनकी क्या डिटेल है और क्यों करते हैं, क्या है, वो सब आपको एमडी में आने के बाद होगा। एमडी के टेस्ट के लिए इतना ही काफ़ी है कि आपको बस नाम याद होने चाहिए और ये पता होना चाहिए कि कौन से केस में कौन सा ऑपरेशन करवाया जाता है। इनफ फॉर यू। अनदर इज रिंग पैसरी। रिंग पैसरी है स्पेसरीज जो हम लगाते हैं। इट इज़ अप टू 18 वीक्स। अगर प्रेग्नेंट है वुमेन, प्रोलैप्स है तो 18 हफ्ते तक ही लगा सकते हैं, उसके बाद नहीं लगवाएंगे। प्यूरपेरियम में भी। और पेशेंट अनफिट फॉर सर्जरी, प्रिपेरल पीरियड चल रहा है, उसके अभी बेबी हुआ है, अभी उसके 6 हफ्ते नहीं हुए, तो हम उसमें ऑपरेशन तो नहीं करेंगे, तो सपोर्ट के तौर पे पैसरी से हम अभी सपोर्ट दे देंगे जिससे उसको, पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो। यह पेशेंट है जो सर्जरी के लिए फिट नहीं है। इट इज़ नेवर क्यूरेटिव, ओनली पैलिएटिव। ये क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, ओनली पैलिएटिव। व्हाट इज़ पैलिएटिव? सहारा दे देना, सही नहीं करना, सहारा दे देना, यानी कि इसको उस वक्त कुछ वक्ती तौर पर आराम हो गया पर क्योर नहीं होगा। तो अब प्यूरपेरियम है या पेशेंट अनफिट फॉर सर्जरी है या अर्ली प्रेगनेंसी है, उसको प्रेगनेंसी हुई तो 3 हफ्ते हुए, 4 हफ्ते हुए, तो 18 हफ्ते तक हम पैसरी लगा देंगे जिससे आराम से उसकी प्रेगनेंसी कट जाए। उसके बाद फिर हम प्यूरपेरियम, जब निकल जाएगा पीरियड उसका, तो फिर हम उसकी सर्जरी करेंगे। अब ये डिटेल है हाउ पैसरी इज इंसर्टेड, क्या है वो आप, मैंने ये आपके पास नोट्स होंगे, आप पढ़ लेना, इसमें इतनी ज़रूरी नहीं है डिटेल, बस आपको पता होना चाहिए कि, फिर भी मैं आपको एक रीडिंग कर देती हूँ। रिंग पैसरी इज अ डिवाइस that is placed into the vagina to support the uterus or bladder and rectum. How pessary is inserted? Place lubrication on site to be introduced first into the vagina. पहले उस हिस्से में जो कि हम पहले अंदर वजाना की तरफ डालेंगे, वहाँ पे उसको लुब्रिकेट करेंगे। इसको अब वो कैसे, पहले हम उसको ट्विस्ट करते हैं, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा स्क्वीज़ करके फिर अंदर की तरफ डाली जाती है। वो आप वीडियो में देख लेना कि रिंग पैसरी कैसे डलती है। मैं आपको इसमें नोट्स में नहीं कैसे समझाऊं, ये वीडियो में आप देखना कि रिंग पैसरी कैसे इंसर्ट करते हैं। बस इसको जब हम इंसर्ट अंदर कर देंगे तो वो ऊपर जाके फिट हो जाएगी और यूट्रस को फर्दर प्रोलैप्स नहीं होने देती है। तो ये मॉडर्न पोर्शन कंप्लीट है कि मॉडर्न में हम प्रोलैप्स को कैसे, क्यों होता है प्रोलैप्स और इसका क्या ट्रीटमेंट है। अब मैं आपको पूरा एंटीवर्शन, एंटीफ्लेक्शन, रेट्रोवर्शन मैंने आपको डिटेल में सब बता दिया है। अब दूसरी चीज़, अब मैं यूनानी आपको बताऊंगी। यूनानी में अब जैसे कि हम आपको पहले बता ही चुके हैं, इंज़लाक़ुल रहम, खर्जुर रहम, नतूर रहम और इस्तरखाए रहम भी कहते हैं। ये 2 वर्ड्स जो पहले नहीं बताए थे ये अब हैं। इस्तरखाए रहम भी कहते हैं। इसकी वजह क्या है देखिए, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि लिगामेंट्स या उसका जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो वीक हो जाते हैं। अगर हम अपने यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वीकनेस किस वजह से आती है, जब बॉडी के अंदर रतूबतें ज़्यादा आ जाएं, ढीले पड़ जाएं आज़ा। और आज़ा कौन से खिल्त के बढ़ने की वजह से ढीले होते हैं? जो खिल्त खुद ही ढाली हो। तो हम कहते नहीं है कि वो जो जितने मोटे लोग होते हैं वो बड़े ढीले ढाले, उनके अंदर ताकत नहीं होती, वो काम वाम नहीं करते ज़्यादा, वो लेटे पड़े ज़्यादा रहते, ढीले ढाले होते हैं। क्या वजह है कि उनके अंदर बलगमी खिल्त का गलबा ज़्यादा होता है। तो आप ये, हम इसमें भी आप इसी तरह से देखिए, बलगम लज़िज इज़ अकुमुलेटेड इन रिबात रहम। रिबात वो लिगामेंट में बलगम आने लगता है, वो उसमें एक्मुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से वो रिबात वीक हो जाते हैं और इट्स लीड्स टू इंज़लाक़ुल रहम, जिसकी वजह से इंज़लाक़ुल रहम या प्रोलैप्स हो जाता है। और वो सारे कॉजेज़ वही हैं, चोट का लगना, डिलीवरी के टाइम पर बेएहतियाती अख्तियार कर लेना, या घर में दाइयों के ज़रिए डिलीवरी करवाना, बहुत पुराना कब्ज़ का होना, पुरानी खांसी का होना, वही जो आप मॉडर्न में पढ़ चुके हो, अभी पीछे बता चुकी हूँ मैं आपको, वही सब यूनानी के हैं। एक एक्स्ट्रा ये ज़रूर है कि बलगम लज़िज का इज्तमा हो जाता है, एक्युमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से लिगामेंट्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं।
जनरल एडवाइस देखिए क्या देंगे हम पेशेंट को, इसका इलाज देख लीजिए यूनानी में। रेस्ट एंड रीएश्योरेंस, आराम करवाओ, दिलासा दो। इनहेल प्लेजेंट स्मेल, पेशेंट से कहो कि खुशबूदार चीज़ें सूंघे। ये हमारे यूनानी में मानना है कि जब खुशबूदार चीज़ें सूंघी जाती हैं तो रहम जो है वो ऊपर, जब खुशबूदार चीज़ें हम नाक के ज़रिए सूंघते हैं तो वो रहम उस खुशबू की वजह से अट्रैक्ट होकर ऊपर की तरफ आ जाता है। दिस इज़ द यूनानी कॉन्सेप्ट। अवॉइड इंटरकोर्स फॉर एटलीस्ट 2 months, अवॉइड स्टर्नस इन हैवी एक्टिविटीज़, अवॉइड होम डिलीवरीज, अवॉइड इमीडिएट रेज्यूम टू, डिलीवरी के बाद फ़ौरनी काम के लिए मना करेंगे और हैवी वर्क नहीं करने देंगे। अब जैसे हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये बलगम के गलबे की वजह से है, तो हम मुसले बलगम दवाओं का इस्तेमाल करेंगे। आमा के तनखिए के लिए मुलय्यन हुक्ने कराएंगे। कब्ज़ है इसका कॉज, तो कब्ज़ को हम दूर करने के लिए मुलय्यन हुक्ना कराएंगे। मसाना के तनखिए के लिए मुद्रेबोल दवाओं का इस्तेमाल करेंगे। आमा और मसाना के तनखिए के बाद रहम को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर रिप्लेस करेंगे। ठीक है, जब से तनखिया करवा दिया तो फिर अब हम ओरिजिनल पोजीशन पे उसको रिप्लेस करेंगे। रहम की, उसके बाद फिर रहम की तक़वियत के लिए मुक़व्वी रहम दवाओं का इस्तेमाल करेंगे और काबिज़ दवाओं का इस्तेमाल भी करेंगे। काबिज़ दवाएं यूट्राइन लिगामेंट को कंस्ट्रिक्ट करेंगी और प्रोलैप्स को रिग्रेस होने में मदद करेंगी। अब आप मुझसे जाहिर सी बातें ज़रूर क्वेश्चन पूछेंगे अभी कि मैडम कब्ज़ तो इसका कॉज है, तो आप काबिज़ दवाएं दे रही हैं तो और ज़्यादा कब्ज़ बढ़ेगा। तो आपसे हम पहले ही बता चुके हैं कि हम मुलय्यन हुक्ने पहले करवाएंगे। ठीक है, मुलय्यन हुक्ने करवाएंगे पहले, जिससे अगर उसे कब्ज़ है तो वो रिलीफ हो जाए। बाद में फिर हम जब रिप्लेस करेंगे यूट्रस को उसकी जगह पर, तो फिर हम काबिज़ दवाएं देंगे, क्योंकि काबिज़ दवाएं एज अ एस्ट्रिंजेंट काम करती हैं और ये ठंडी होती हैं, और जो भी ठंडी चीज़ है वो जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ को सुकेड़ देती है, कंस्ट्रिक्ट कर देती है। तो इसलिए हम काबिज़ एस्ट्रिंजेंट दवाओं का इस्तेमाल करवाएंगे, क्योंकि वो लिगामेंट को जब कंस्ट्रिक्ट करेंगी, लिगामेंट सुकड़ेंगे तो वो यूट्रस को भी ऊपर की तरफ ले आएंगे। इलाज बिलग़िज़ा में लतीफ़ और ऐसी ग़िज़ाएँ जो आसानी से हज़म हो जाएँ। जर्दी बैज़ मुर्ग़, सागुदाना, माउल लहम, माउल शईर, माउल फ़वाके, मूंग की दाल का पानी वगैरह। इलाज विद तदबीर, मसाज द यूट्रस विद रोगन गुल मिक्स्ड विद रोगन गालिया। मसाज द यूट्रस विद रोगन चमेली मिक्स्ड विद ज़ाफ़रान। यूट्रस को हम जब मसाज करेंगे रोगन चमेली और ज़ाफ़रान के साथ, तो वो क्या करता है, जब मसाज करोगे ना आप किसी भी यूट्रस को, मसाज करने का तरीक़ा वजह ही यही है कि यूट्रस जो है वो कंस्ट्रिक्ट करे। इसीलिए डिलीवरी के बाद भी हम फ़ौरन यूट्राइन मसाज देते हैं। यही वजह होती है कि यूट्रस जब कंस्ट्रिक्ट करेगा तो ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप होने लगती है, रुकने लगती है, इसीलिए मसाज करेंगे। हिजामा, फायर कपिंग करवाएंगे। मुहजमा नारी फॉर ओवर द बैक। हिजामा बिला शुर्त ड्राई कपिंग बिलो द ब्रेस्ट एंड अम्बलाइकस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन टू रिग्रेस द प्रोलैप्स यूट्रस। इमाला वही है, मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि हम यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो हम आपको पहले अभी बता चुके हैं कि प्रोलैप्स का जो कॉज है वो है बलगम लज़िज। तो हम अब वहाँ मवाद इज्तमा हो रहा है, बलगम लज़िज इज्तमा हो रहा है, तो कपिंग का हमारा क्या नज़रिया है, क्या कॉन्सेप्ट है यूनानी का, कि मवाद का इमाला हो जाए। अब उस जगह से हटके हम मवाद को डाइवर्ट करते हैं दूसरी जगह पर। तो अब हम जो ब्लो द ब्रेस्ट और ब्लो द अम्बलाइकस जो कपिंग कर रहे हैं, उसका मकसद हमारा ये है, जब हम वहाँ पे कपिंग करेंगे जो मवाद यूट्रस की तरफ है वो इमाला होकर ब्रेस्ट और अम्बलाइकस की तरफ आ जाएगा। तो बलगम लज़िज वहाँ से जब हटने लगेगा तो फिर ये लिगामेंट्स जो वीक हैं वो मजबूत होने लगेंगे और वहाँ पे प्रोलैप्स भी अपने आप ठीक होने लगेगा। ये फर्स्ट डिग्री में ही काम करेगा, ज़्यादा अगर डिग्री बढ़ गई है तो फिर अब वो सर्जिकल ही ट्रीटमेंट है उसका। प्रोसीजर ऑफ यूट्राइन रिप्लेसमेंट, पेशेंट इज मेड टू लाई इन डॉर्सल लिथोटनी पोजिशन एंड स्टेराइल सॉफ्ट वूल इज केप्ट ऑन यूट्रस। टेम्पून सोक्ड इन उसारा अकाकिया। अकाकिया जो है ये काबिज़ होती है, और काबिज़ शराब, एक टैम्पून लेंगे, उससे उसारा अकाकिया या ऐसी शराब जो कि काबिज़ दवाओं से बनाई गई हो, उससे हम उस पर टैम्पून को भिगोएंगे एंड देन उसको हम अंदर वजाइना में रखेंगे। फिर उसको हम कवर करेंगे विद द पैड विच इज़ सोक्ड इन विनेगर एंड देन बैंडेज इज अप्लाई ओवर इट। उसको बैंडेज अप्लाई कर दे। पैड इसलिए लगाएंगे ताकि पेशाब वेशाब जब पेशेंट करे तो उसके पैड में आए।
और आस्क द पेशेंट टू रिमेन एंड, और उससे कहेंगे कि तुम बेड पर ही रहोगी 2 दिन तक। ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली लाइट एंड इजीली डाइजेस्टेबल डाइट देंगे ताकि उसको ज़्यादा लेटरिन और बाथरूम की हाजत ना हो। तीसरे दिन हम टैम्पून को रिमूव करेंगे। देन फ्रेश टैम्पून विच इज सोक्ड इन जोशांदा ऑफ काबिज ड्रग, फिर काबिज दवाओं के जोशांदे जैसे अकाकिया है और भी दूसरी दवाएं हैं, गुले सुर्ख है, इसखर है वगैरह, इन सब दवाओं में हम जोशांदा बनाएंगे और इसको फिर हम इंसर्ट करेंगे और उसका नुतूल भी करवाएंगे इन दवाओं का। लेटर आबजन विद द आबजन करवाएंगे। आबजन मालूम होगा आपको, सिट्स बात है, इसखर है, बरगे मूरद है, गुले सुर्ख वगैरह से, ये सब दवाएं काबिज होती हैं बेटा, काबिज होती हैं, एस्ट्रिंजेंट्स होती हैं जो कि लिगामेंट को कंस्ट्रिक्ट करती हैं, तो इससे हम सिट्स बात भी करवाएंगे। विजाइनल पैकिंग इज रिकमेंडेड और अब हम कहेंगे ऑल्टरनेट डेज पर पैकिंग करवाएंगे, ऑल्टरनेट डेज पर पेशेंट को बुलाते रहेंगे एक दिन छोड़कर। अवॉइड एम्बुलेशन फॉर 1 वीक, और 1 हफ्ते तक कहेंगे कि तुम आराम ही करना। यूनानी इलाज में ओरली, जैसे पहले ही बता चुके हैं हम आपको, बलगम के इंक्रीज़ होने की वजह से, बलगम में लजिश के बढ़ने की वजह से ये होता है, तो हम तनखिया बलगम करवाएंगे। उसमें अयारिज तुरबुद है, अयारिज किब्र है, ये बलगम के तनखिए के लिए इस्तेमाल करते हैं। तुरबुद है, शहम हंजल है, हब्बुल नील है, हब्बे अयारिज वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। तनखिए के बाद फिर हम मुकव्वी रहम दवाएं देंगे। दवाउल मिस्क है, शरबत गाव ज़बां है और माजून मूचरस है, जवाहर मोहरा है, हब्बे जवाहर 1 अदद, हमरा खमीरा गाव ज़बां अम्बरी या दवाउल मिस्क या माजून हमल अम्बरी के साथ हम देंगे। लोकली हुक्ने करवाएंगे। रोगन चमेली, सफ़ेद हमरा गालिया, नतूल रोगन ज़ाफ़रान से, रोगन गुल, और इन दवाओं को इन दोनों रोगनों की कुछ ड्रॉप रहम के अंदर हम टपकाएंगे। तकमीद है, रोगन गुल, अकाकिया, हमरा, आबे सादा, इन दोनों से हम वहाँ सिकाई करेंगे। फ़र्जजा, बरगे मूरत, गुले सुर्ख, अकाकिया और पोस्ते अनार से फ़र्जजा बनवाएंगे। और डेकोबाइटस अल्सर्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ जैसे क्यों होते हैं, वो पूरी डिटेल बताई थी, तो उसको उस केस में हम यूनानी इलाज में रोगन गुल और रोगन सोसन जो है वहाँ पर लगाएंगे, रोगन गुल रोगन सोसन मिलाकर। और उसके अलावा ये सारे ट्रीटमेंट्स, इफ़ अबव ट्रीटमेंट फेल्स देन एन हिस्टेक्टमी, जो कि आपको पहले ही हम बता चुके हैं। अब कुछ 2 दवाएं बेटा ऐसी हैं जिसमें साइंटिफिक स्टडी हो चुकी है और ये बिल्कुल प्रूफ हो चुकी हैं प्रोलैप्स के केस में, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, यूनानी दवाएं हैं, आपको पता होना चाहिए। एक तो अकाकिया, दूसरी मूचरस, ये नाम याद रखना आप, अकाकिया और मूचरस। देखो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि काबिज़ दवाएं हम इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन पहले अगर कब्ज़ है उसको तो हम मुलय्यन हुक्ने करवाते हैं, पहले उसको मुलय्यनात देकर जिससे उसको कब्ज़ दूर हो जाए, फिर हम काबिज़ दवाएं देते हैं। काबिज़ दवाएं देने का मकसद क्या है हम लोगों का, कि वो लिगामेंट में कंस्ट्रिक्शन हो और वो प्रोलैप्स जब कंस्ट्रिक्ट होंगे तो यूट्रस को जब सिकुड़ेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे, तो यूट्रस भी ऊपर की तरफ अपनी जगह पर नॉर्मल पोजीशन पर चला जाएगा। अकाकिया, इट इज़ अ काबिज़, हाबिज़, मुजफ्फिफ, मुहल्लिल एंड मुकव्वी रहम प्रॉपर्टी, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। मूचरस एंड हब्बुल आस, ये दोनों ही दवाएं हैं, मूचरस, अकाकिया और हब्बुल आस। इट हैज़ मुजफ्फिफ, काबिज़ एंड मुकव्वी रहम प्रॉपर्टी, जो जाहिर सी बात है जो दवाएं रहम को तक़वियत देंगी, रहम को ताकत देंगी, जब भी तो रहम अपनी जगह पर बरकरार रहेगा। तो हम प्रोलैप्सी केस में ऐसी ही दवाएं देंगे जो कि काबिज़ हों, हाबिस हों, मुजफ्फिफ हों और मुकव्वी रहम हों। इट हैज़, बिकॉज ऑफ इसमें टैनिन प्रेजेंट होना है, टैनिन जो होता है वो एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट रखता है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल की आपको ज़रूरत नहीं, बस आप दवाओं के नाम याद रखना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब। जहाँ अगर आपको कहीं कुछ कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, डोंट टेक। और उसके अलावा आप और देख लीजिए प्रोलैप्स में, अगर आपको हो सकता है आपको कुछ और जो मुझसे कुछ रह गया हो, मैं नहीं बता पाई हूँ, तो आप कमेंट्स में मुझसे आप ज़रूर पूछिएगा। सो now I am going to finish my lecture. Hope you enjoy it. Thank you. Assalamu alaikum.